हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अपना नेक्स्ट मुद्दा था वो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। ठीक है, जीएस में तुम्हें याद होगा, सबसे पहले तो तुम्हें याद होगा कि ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम था क्या। देखो, धीरे धीरे नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक, सारे यूरोप के जो देश थे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नेपोलियन के कब्जे में थे मतलब उसके इन्फ्लुएंस में थे। या तो जो उसका रूलर है वो उसके इन्फ्लुएंस में था, या फिर वो डायरेक्टली टेरिटरी को कॉन्कर कर चुका था। ठीक, तो जो मेनलैंड यूरोप था, मेनलैंड समझते हो ना, यूरोप को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक ब्रिटिश आइल्स जो ग्रेट ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, और फिर बाकी का यूरोप जिसे मेनलैंड यूरोप बोलते हैं। ठीक, तो ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, इट वाज अ एक्सटेंशन ऑफ नेपोलियंस इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। ठीक, दिस वाज मोर ऑफ जिसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। ठीक, अब इम्पीरियल इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म टारगेटेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। ठीक है ना। अब तुम्हें याद होगा कि नेपोलियन या फिर फ्रांस का एक ही दुश्मन बचा था। ठीक, नेपोलियन सबको कॉन्कर कर चुका था, बस एक दुश्मन बचा था, वो था ब्रिटेन। ठीक, अब सबसे पहले बात करें कि ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया। पहले तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था क्या है, होप तुम्हें सबको याद होगा, है ना। नेपोलियन ने कुछ ऑर्डर्स जारी किए, डिग्रीज जिन्हें बोलते हैं, और बोला कि कोई भी ब्रिटिश शिप किसी भी यूरोपियन पोर्ट में एंटर नहीं कर सकती। याद है कि नहीं। ठीक, तो ये अडॉप्ट क्यों किया गया, ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, वाई वॉज दिस कॉन्टिनेंटल सिस्टम अडॉप्टेड। ठीक, अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या थी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कई मतलब मेडिवल टाइम से दुश्मनी चली आ रही है, तुम्हें याद होगा। मेडिवल टाइम से ही ब्रिटेन और फ्रांस में दुश्मनी चलती है। ठीक, ये हमेशा लड़ते रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी जो ब्रिटेन था, उन्होंने जो यूरोपियन कोलिशंस बनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी फ्रांस के खिलाफ, उनकी जो है हमेशा हेल्प करी। ठीक, तो देखो, मेनलैंड यूरोप पे नेपोलियन ने प्रूव कर दिया कि उसकी आर्मी को नहीं हराया जा सकता। ठीक, उसकी जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऑन ज़मीन, ऑन लैंड उसकी आर्मी को नहीं हराया जा सकता। और ब्रिटेन ने ये बात एक्सेप्ट भी कर ली कि ये नहीं हराया जा सकता, तो ज़्यादा ज़मीनी पंगे नहीं लिए मेनलैंड यूरोप पे ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ। पर नेपोलियन की एम्बिशन ख़त्म नहीं हुई थी। उसको इस बात से सेटिस्फैक्शन नहीं था कि ऑन इन मेनलैंड यूरोप ही इज़ द बॉस। ही वांटेड टू इन्वेड ब्रिटेन। वो ब्रिटेन को इन्वेड करना चाहता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश नेवी वॉज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। ठीक, और नेपोलियन की इस भूल का उसे हर्जाना भुगतना पड़ा एट द बैटल ऑफ ट्रफलगार। ट्रैफलगार करके एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ ट्रैफलगार। उसमें ब्रिटिश नेवी ने बहुत बुरी तरीके से फ्रेंच आर्मी इन्वेजन को हरा दिया था। ठीक, अब यहाँ से समझ में आया नेपोलियन को कि ही कैनॉट डिफीट और इन्वेड ब्रिटेन बिकॉज ऑफ इट्स नेवी। ठीक है ना। तो अब नेपोलियन को समझ में आया कि मिलिटरीली ही कैन नॉट डिफीट ब्रिटेन, तरीका एक ही है, इकोनॉमिकली ब्रिटेन को हराना। ठीक है, अब एम क्या था, टू डिफीट ब्रिटेन इकोनॉमिकली। ठीक, अब वो कैसे होने वाला था। 1806 में नेपोलियन ने इशू की बर्लिन डिक्री। बर्लिन डिक्री, जिसके तहत एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम धीरे धीरे इशू हुआ। स्लोली किताब में बताऊंगा अभी कैसे वो इवॉल्व हुआ। ठीक, नेपोलियन क्या चाहता था इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू। ठीक, वो दो चीज़ें चाहता था। पहला, टू डिस्ट्रॉय ब्रिटिश ट्रेड। ठीक है ना। तो दूसरा, फ्रेंच जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सप्लाई कर सके बाकी के यूरोप को, ये वो चाहता था। क्योंकि अगर ब्रिटिश गुड्स नहीं आएंगे यूरोप में तो यूरोप को कुछ तो चाहिए, उसकी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो जो वॉइड होगा, वो जो खालीपन होगा, वो कौन फिल करेगा, फ्रेंच बिजनेस। तो इट वाज अ प्लॉय कि एक के सप्लाई, जैसे आयरन एंड स्टील है फॉर एग्जांपल, पूरे यूरोप को लगता है, ब्रिटेन से आता था आयरन। अब ब्रिटेन से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, फ्रांस। समझ में आ रही बात। तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के साथ साथ नेपोलियन को लगा कि दिस कॉन्टिनेंटल सिस्टम विल ऑल्सो, जिसे बोलते हैं ना, एस्टैब्लिश इकोनॉमिक सुप्रीमेसी ओवर यूरोप।
बात समझ में आई कि नहीं?